आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.1 के हमने सारे क्वेश्चन करे। हमने जाना कि एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके हिसाब से हम डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और ये भी हमने जाना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको डिटरमिनेंट को उस रो या कॉलम के एलोंग उसका विस्तार करना है जहां अधिकतम शून्य हो। तो इस बात को आप समझ गए कि डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का या फंक्शंस का। रियल वैल्यूड फंक्शन हो या रियल वैल्यूज हों, उसके एलिमेंट किसके, मैट्रिक्स के। पर डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम किसी वैल्यू से एसोसिएट करते हैं, उसको किसी वैल्यू से जोड़ते हैं, उसको किसी वैल्यू की बात करते हैं, तो वही डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर रूप में। ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या एक्सपेंशन करना, तो एक्सपेंशन है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए करना तो एक्सपेंशन है, परंतु क्या कुछ ऐसे मेथड हो सकते हैं जो कि किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, उसका विस्तार करने में हमें मदद करे, आसानी से हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात कर सकें। ठीक हो गया। आपके कोर्स में 3x3 ऑर्डर तक के ही डिटरमिनेंट है। 2x2 ऑर्डर का होगा, तो 1x1 ऑर्डर का होता तो एलिमेंट टाइप का होगा, सीधी जो वैल्यू है। ठीक हो गया। पर 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का तो सरल है, सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पर 3x3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू को आसानी से हम निकाल सकें, उसके लिए स्टूडेंट हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी रखना जरूरी है। ठीक हो गया। अब नंबर 1 प्रॉपर्टीज मैं लेता हूं, फर्स्ट वाली। पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, जितनी उसकी रो हैं उतनी रोज को कॉलम बनाए। कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपने उसका क्या निकाला, आपने उसका डिटरमिनेंट बनाया और उसकी वैल्यू निकाली, और उसके बाद आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मीन्स चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। आप रोज को कॉलम बना देते हैं जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक हो गया। तो डिटरमिनेंट ए, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू डिटरमिनेंट किसका, ए ट्रांसपोज। यदि मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज मैंने लिया तो इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, और ठीक है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आपने लिया, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट बनाया स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू निकाली, और जो ट्रांसपोज आया मैट्रिक्स का उसके बाद आपने उसको भी डिटरमिनेंट बनाया, इसकी वैल्यू निकाली, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली 1 1 0 2 1 3 1 2 फॉर एग्जाम्पल 5। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर एडजस्टेंट 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक हो, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखता हूँ। व्हाट इज डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसके डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, 1 2 1 1 1 2 0 3 एंड 5। ठीक है अंडरस्टैंड। इसका डिटरमिनेंट आपको चाहिए 1 1 0 2 1 3 1 2 5। कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखिए
नंबर ऑफ द जीरोज, या तो यहाँ फर्स्ट रो में एक है या तो कॉलम नंबर 3 में एक है, तो इसके अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं, इसके अलोंग कर देते हैं, तो इसके अलोंग सरल रहेगा या 1 1 है, ठीक हो गया। तो इसके अलोंग किया मैंने, साइन मैंने आपको बताया, अब आप जब एक्सपेंशन करेंगे तो साइन आप ढंग से याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या कन्फ्यूज कहीं पर होगा तो -1 टू द पावर पहली रो पहला कॉलम 1 + 1, -1 टू द पावर इसके लिए पहली रो दूसरा कॉलम -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है। इसके लिए पहली रो तीसरा कॉलम तो -1 टू द पावर 1 + 3 साइन के लिए। तो आप देखिए कैसे एक्सपेंशन करेंगे, 1 × देखिए आप इसके अलावा एक्सपेंशन करने के लिए, इसके अलावा कर रहा हूँ तो इस एलिमेंट को ले रहा हूँ, इसके अलावा कर रहा हूँ, पहले वाला एलिमेंट लिया मैंने 1, तो इसको भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी इस रो को भी छोड़ देंगे, जहाँ ये 1 पढ़ रहा है तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो क्या बचा डिस्टेंस 1 3 2 एंड 5, ठीक हो गया। अब किसका, इसके बाद ये, तो प्लस माइनस -1 × ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, इसको भी छोड़ देंगे डिस्टेंस और इसको भी छोड़ देंगे, ये आ गया आपके पास 2 3 एंड 1 और 5, और जीरो के अलोंग लिखने की आवश्यकता नहीं, वो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर वो जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा डिस्टेंस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 5 × 1 कितना हो गया 5 माइनस 3 2 6, ठीक हो गया। माइनस यहाँ देखिए आप कितना हो रहा है, 5 2 10, 5 2 10 माइनस 1 3 3, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, इसको देखिए, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा 10 - 3 7 हो गया, -7 हो गया, तो कितना होगा डिस्टेंस, इसकी वैल्यू -8, ठीक हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ए ट्रांसपोज ए टी लिखे, चाहे ए ट्रांसपोज लिखेंगे, चाहे आप ए ट्रांसपोज लिखेंगे, दोनों चीज यूज कर सकते हैं, ये भी ट्रांसपोज है ये भी ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज आप निकालते हैं कि रोज को कॉलम बना लीजिए, पहली रो है तो उसको पहले कॉलम में लिख लीजिए, मीन्स 1 1 0, पहली रो पहला कॉलम बना लीजिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना लीजिए 2 1 3 2 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लीजिए 1 2 और 5, ठीक है दोस्तों। क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाया, ठीक हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ किसका, ए ट्रांसपोज का कितना है, ठीक है। अब तो कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट, कैसे लिखेंगे आप इसको, देखिए 1 1 0 2 1 3 1 2 और 5, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके अलोंग ना करके 1 1 0 के अलोंग मैंने अभी किया है, इधर से मैं इधर के अलोंग एक्सपेंशन करता हूँ, क्योंकि 1 0 तो है इसमें रो नंबर 3 में, तो दिस इज इक्वल टू, आप 0 इंटू लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -3 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा -3, मतलब यहाँ कॉलम नंबर 2 में है, रो नंबर 3 में, तो ये भी हटा दो ये भी हटा दो, क्या बचा 1 1 1 2, ठीक हो गया, प्लस 5 इंटू, देखिए ये भी छूट जाएगा ये भी छूट जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कर रहा हूँ ना एक्सपेंशन, ठीक है, इस रो नंबर 3 के अलावा एक्सपेंशन कर रहा था, तो 0 इंटू लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई जब होगा, अभी 3 इसका साइन आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या ऐसा भी कर सकते हैं, कहाँ पड़ रहा है आपका -1 टू द पावर रो नंबर 3 -1 टू द पावर 2 कॉलम नंबर रो नंबर 3 है ना, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो -1 टू द पावर 3 कॉलम नंबर 3 प्लस 2, तो -1 टू द पावर 5, मतलब नेगेटिव तो आएगा, तो -3 इंटू, तो ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, 1 1 1 2 हो गया,
अब +5 इसके लिए देखिए +5 इंटू, अब ये आपका कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 3 में तो ही है, कॉलम नंबर 3 में भी है, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा डिस्टेंट 1 2 1 हो गया, ठीक हो गया। अब दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई -3 इंटू, उसको देखिए 2 -1, इसकी मल्टीप्लाई से तो 2 और माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 1 1 1, ठीक हो गया। +5 इंटू इसको देखिए कितना हो रहा है 1 1 1 -1 2 जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करके आया वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज -3 इंटू 1, अब देखिए +5 इंटू कितना है डिस्टेंट -1, तो ये अल्टीमेटली आपको कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू -3 -5 इज इक्वल टू -8। अब ये किसकी वैल्यू थी -8, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, रिजल्ट के रूप में मैं लिख देता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जितने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई उतनी वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की आई। तो रिजल्ट क्या आया कि किसी डिटर्मिनेंट के हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। आगे जब हम इसके क्वेश्चन आगे करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। कभी कभी हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे जहां पर आवश्यकता हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, मैं एग्जांपल इसी को ले रहा हूं, एग्जांपल मैं चेंज नहीं करता हूं, ठीक हो गया। एग्जांपल मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी आप समझ गए कि यदि हमने किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि यदि मैंने कोई 2 रो, ठीक है, जैसे रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, रो नंबर 3, मैंने रो नंबर 1 को 2 बना दिया, 2 को क्या बना दिया 1 बना दिया, मतलब मैं ऐसा लिखूंगा साइन R1 ऐसे कर दिया मैंने, ये है उसका साइन कि रो नंबर 1 को मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को मैंने 1 बना दिया, ठीक। या आपने कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में इंटरनल कन्वर्जन किया, C1 को C3 बना दिया, C3 को C1 बना, ठीक है। R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं, मतलब R1 इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां ला सकते हैं, ठीक। R1 को R3 की जगह लिया है, R3 को R1 की जगह लिया है, या R2 को R3 की जगह लिया है, R3 को R2 की जगह लिया है। यदि किसी टू रोज, इन एनी 2 rows or in any 2 columns, if we interchange their position, the value of the determinant get reversed। किसी डिटर्मिनेंट के किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों में परस्पर चेंज कर दें, परस्पर परिवर्तन कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यदि पहले प्लस थी तो यदि मैंने कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दिए या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, तो वैल्यू यदि पहले प्लस में थी डिटर्मिनेंट की, तो इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बुक में आप देख लेना, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, मैं आपको डायरेक्ट वैसे बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया डिस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब जैसे ये है, ये मैंने इसलिए लिया कि इसकी मुझे वैल्यू पता है, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास -8 आया, ठीक है। अभी मैंने किया था ना, एक्सपेंशन किया था, तो कितना आया था, -8 आया था, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ डिस्टेंट, मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 को R2 में चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर
R1 को मैं R2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, R1 को R2 और R2 को R1 में, इनका आपस में क्या कर रहा हूँ, परस्पर चेंज। ठीक है, किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभों में परस्पर चेंज कर दें। ठीक है, एक के स्थान पे दूसरे को रख दें तो मेरे पास ये आ जाएगा ऊपर 2 1 3, ये हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, 2 1 3 पहले लिख दिया, 1 1 0 यहाँ लिख दिया, 1 2 5। और डिटरमिनेंट के फॉर्म में है ना, तो डिटरमिनेंट ही रखते हैं इसको। देखो डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या किया, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 बनाया, रो नंबर 1 को रो नंबर 2 बना दिया, 2 1 3 और 1 1 0। इसके बाद इसकी वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो मैं एक्सपेंशन करता हूं, कहीं से भी एक्सपेंशन कर लीजिए आप, यहीं से कर लीजिए, 1 0 यहाँ पर है, थोड़ी मदद मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, चलो मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, आप इसको एक लाइन और भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसा मतलब कहने का मतलब हुआ, तो दिस इज इक्वल टू क्या, ये 1 2 1 1 1 2 0 3 और 5। आप इस पे कंफ्यूज मत करना, ये मैंने ऐसा लिख दिया, ये मैंने ऐसा लिख दिया। जब वैल्यू निकालेंगे इसकी तो वही डिटरमिनेंट है। ठीक है ना, ये तो सिंबल है ना, या तो ऐसा लिखो या कैसा लिखो, ऐसा लिखो। या तो मैं इसी को, जब मैं इसको डिटरमिनेंट में चेंज करूंगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी निकालूंगा, तो या तो मैं ऐसा सिंबल भी यूज करूंगा या उसको ऐसा सिंबल भी यूज करूंगा। अरे तो मैट्रिक्स है ना 3/3 की, जब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू निकालूंगा, और मैट्रिक्स के रूप में तो ऐसी ऐसी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, ये तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए बोलो चाहे सिंबल के अंदर इसको आपने रखा, इसकी वैल्यू -8 है। अब मैं इसके अलावा इसको एक्सपेंड करता हूं, देखिए कितना हो जाएगा डिस्टेंट, इसके अलावा एक्सपेंड करने पर प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू, देखिए ये है ना, इसके अलावा कर रहा हूँ यहाँ, तो ये कहाँ है, ये आपका थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो इसको बैठा दीजिए, इसको बैठा दीजिए, क्या है यहाँ पर 1 1 1 2। ठीक, 0 के अलावा करूँगा तो वो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसको देखिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो +5 इंटू, देखिए डिस्टेंट, ये आपका रो नंबर 3 में है, कॉलम नंबर 3 में, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, आपका कितना हो गया 2 1 1 एंड 1। अब इसकी वैल्यू देखिए आप, 3 इंटू, इसकी वैल्यू देखिए 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, प्लस 5 इंटू 2 इंटू 1, माइनस इससे मल्टीप्लाई 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू तो नेगेटिव में थी -8, पर मैंने क्या किया कि इंटरचेंज किया, रो नंबर 1 को रो नंबर 2 बनाया, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 बनाया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो आगे जब प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे वैल्यूज निकालने के लिए, तो जब मैंने रो नंबर 1 को 2 बना दिया, 2 को 1 बना दिया, रो नंबर 2 को 1 बना दिया और रो नंबर 1 को 2 बना दिया, तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो सीधे अपने आप साइन बाहर से नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, या कोई दो कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे, इसको मैं यहाँ रख दूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा, मैं सीधे अगली पंक्ति में उसको नेगेटिव कर दूंगा, क्योंकि उसका साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। वो मैंने वैल्यू निकाल के देखी। ठीक है, तो इस सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे ये कही कि कोई 2 रोज, कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ परस्पर परिवर्तन उनमें कर दें, तो सारणी का मान, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, रिवर्स नेगेटिव हो जाती है। यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी पहले तो नेगेटिव हो जाएगी, यदि पहले नेगेटिव रही होगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू बाहर से आप माइनस लगा लीजिए, जो वैल्यू उसके आ रही है। ठीक हो गया आपको, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो जैसे -8 था, आपने एक नेगेटिव और लगा दिया, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस। ठीक हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखिए डिस्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थे आपके पास, देखिए कि यदि कोई डिटरमिनेंट, सॉरी हाँ, कोई डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट आपके पास है
और उसकी कोई 2 रोज और 2 कॉलम सेम हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रोज or 2 columns of a determinant are same, the value of the determinant is always 0। ठीक हो गया। जैसे मैं कहूं यहां पर कि मेरे पास है 1, ठीक है, या 2 2 2 3 4 2 3 4 1 0 2 4, ये इस डिटरमिनेंट में आप क्या देख रहे हैं, रो नंबर 1 की जो एलिमेंट्स हैं वो रो नंबर 2 के एलिमेंट सेम हैं। 2 रोज के एलिमेंट आपके सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसके अलावा एक्सपेंड करता हूँ क्योंकि 0 यहाँ पर आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो दिस इज इक्वल टू, आपको बता दिया साइन कैसे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 इंटू, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे। अब आप समझ गए, ये 1 कैन हम कर रहे हैं, तो ये आपका रो नंबर 3 में पढ़ रहा है तो रो नंबर 3 छोड़ देंगे, कॉलम नंबर 1 में पढ़ रहा है इसको भी छोड़ देंगे, तो 3 4 3 और 4, ठीक है अंडरस्टैंड। 0 के अलॉग करेंगे तो 0, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 2, तो रो नंबर 3 में पढ़ रहा है तो इसको भी छोड़ेंगे, कॉलम नंबर 3 में पढ़ रहा है यहाँ भी छोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या आया 2 3 2 3। तो डियर स्टूडेंट कितना हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आएगा, 4 3 जा 12, माइनस लगा देंगे इसकी मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 इंटू, इसको देखिए 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया आपका 0, और ये भी 0, तो अल्टीमेटली 0। तो आगे आपको एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि कोई 2 रोज इक्वल हैं तो डायरेक्ट आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0, ज्यादा आगे लिख देंगे प्रॉपर्टी, बिकॉज द 2 रोज ऑफ दिस डिटरमिनेंट आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक है, कहने का मतलब हुआ, यदि मैं कहीं पर लिखूं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, उनका फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अब आपने कहा इतना लंबा क्वेश्चन एक्सपेंशन करना पड़ेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुरंत हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल तुरंत करने लायक क्वेश्चन है। देखिए कॉलम नंबर 1 1 2 3, कॉलम नंबर 2 क्या है 1 2 3, सेम हो गए, तो आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0 डायरेक्ट, बिना एक्सपेंशन के आप लिख सकते हैं, बिकॉज द 2 कॉलम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट आर सेम, 2 कॉलम इस डिटरमिनेंट के सेम है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप क्या लिख देंगे 0। तो बिना एक्सपेंशन, आपने एक्सपेंशन ही नहीं किया और वैल्यू 0 लिख दी, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक हो गया, तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, बुक में दे रखे हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो बुक में भी दे रखी है, तो एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बुक की पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएंगे देखना, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आगे चलता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलता हूं स्टूडेंट। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए कोई डिटरमिनेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 1 3 1 2 5 3 1 2, फॉर एग्जांपल ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक। यदि मैं इस डिटरमिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूं, आप देखिए बड़ा अंतर है, यदि ये ऐसा रहता तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये तो आपका क्या है मैट्रिक्स हो गई है, और यदि मैंने आपके यहां से वाइप कर दे, ऐसे मिटा दी मैंने ये, अब सिंपली आपका ऐसा हो गया सिंगल लाइन में, तो ये आपका क्या बन गया डिटरमिनेंट बन गया, ठीक। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि यदि मैट्रिक्स पे आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। यदि आप 2 से, यदि ऐसा होता और यदि आप बाहर से 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसके एलिमेंट क्या हो जाते
4 2 6 2 4 10 6 2 और 4। ठीक है, समझ में आ रहा ना। परंतु डिटर्मिनेंट के केस में डिस्टेंट ऐसा नहीं होता है। यदि हमने डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी रो में ही या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट में ही 2 का मल्टीप्लाई होगा, सब जगह नहीं होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और बाकी वैसे रहेंगे 3 1। या आप कर सकते हैं इस कॉलम में, इस कॉलम के सारे वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 6, ये आपका 1 2 1 और 3 5 और 2। इसकी वैल्यू भी वही होगी जो वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, या इसकी मल्टीप्लाई केवल यहां कर सकते हैं, या इसकी मल्टीप्लाई यहां कर सकते हैं, या इसकी मल्टीप्लाई केवल एक जगह होगा, केवल एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स की तरह नहीं होगा कि प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, नहीं। ठीक है, तो बड़ी बात मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूं, मैं बड़ी बात डियर स्टूडेंट आपसे ये कह रहा हूं कि मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जितना इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसका डबल हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। इसकी जितनी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, उसको मैं डबल कर लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, माना कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है 3/3 ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है, और आप उसका 3 से उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप जानते हैं डिटरमिनेंट की, ठीक है, तो जितना कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई किया उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कुछ आया, के आया या 2 के आया, 3 के आया, जो भी आया, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट लाइक डबल हो जाएगा उसका, बस कहने का मतलब। ठीक है, अब आप देखिए, इसको भी मैं आपको करके बताना है, आप जान जाएंगे प्रॉपर्टी, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपका हो जाएगा क्या, यदि मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू डेल्टा थी, फॉर एग्जांपल आपने कहा इसकी वैल्यू डेल्टा थी। ठीक है, यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 3 1 2 1 3 5 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू 2 इंटू डेल्टा निकलेगी। मतलब जो वैल्यू इसकी है उसमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, ठीक है, किसमें, डिटरमिनेंट में। और यदि मैट्रिक्स होती, यदि ये मैट्रिक्स होती है, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या होगा, ये दोनों में अंतर है। यदि मैट्रिक्स होती और मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई करते होते तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होता, और तब डिटरमिनेंट निकालते होते, आप 2 कर रहे हैं और मैट्रिक्स आपकी 3/3 ऑर्डर की है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 to the power 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप समझ रहे हैं आप, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू दिस। ठीक है, ए क्या है, ए आपकी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की। आपने क्या क्या मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की, क्योंकि उस 2 की मल्टीप्लाई यहां भी होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है। तो डिटरमिनेंट के हिसाब से एक बार रो में मल्टीप्लाई होगा तो उतने से मल्टीप्लाई 2 इंटू दैट, उतना गुना हो जाएगी। फिर वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसका 2 इंटू 2, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर है कि मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिए, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में, मतलब प्रत्येक रोज के एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हुआ कांस्टेंट। परंतु यदि डिटरमिनेंट में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, और उस डिटर्मिनेंट का मान उसका कितना गुना हो जाएगा, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया। यदि के से गया तो के टाइम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। जबकि मैट्रिक्स में अंतर है, मैट्रिक्स के रूप में अंतर है। मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हुआ और जब डिटर्मिनेंट निकाला तो एक टाइम हो गया, एक टाइम इंटू डिटर्मिनेंट होता है। ठीक हो, तो एक ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज इसमें आपको और ध्यान देना, देखिए हम जब डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में करेंगे, और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, वही वैल्यू नहीं रहेगी, वही वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू उतना टाइम बढ़ जाएगी। जैसे किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 थी और आपने डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी एक रो या किसी कॉलम में उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने टाइम बढ़ जाएगी, 5 × 2 10 हो जाएगी वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, उतना टाइम बढ़ जाती है जितने से आपने उसको मल्टीप्लाई किया। तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स के एलिमेंट में, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो प्रत्येक एलिमेंट में उतने से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट में ही उससे मल्टीप्लाई होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। और ऐसी स्थिति किस में होती है, जब आप कॉमन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था 2 4 6 1 2 5 6 2 9, फॉर एग्जाम्पल ऐसा था मेरे पास। मैंने क्या देखा, 2 4 6, सब जगह 2 कॉमन है, तो मैं लिखूंगा 2, मैं लिखूंगा 1 2 3, यहां से 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, बाकी 1 2 5 और 6 2, ऐसा लिखूंगा इसको। ठीक है, पर यदि क्या ये आपका क्या होता, यदि ये आपकी मैट्रिक्स होती तो दो कॉमन तभी आता जब सब एलिमेंट में दो कॉमन होता। यहां से 2 कॉमन आता, यहां से 2 कॉमन आते, यहां से 2, तब जाके आप ऐसा लिखते। ठीक है, ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस आ रहा ना आपको, तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये है। ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताता हूं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म की है, A1 प्लस लैम्डा 1 A2 A1 B1 प्लस लैम्डा 2 C1 प्लस लैम्डा 3, ठीक हो गया, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट देखिए आप, किसी रो के कुछ एलिमेंट, इसमें तो सभी हैं पर कुछ एलिमेंट पर भी लागू होता है। यदि ऐसे किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट ऐसे हैं तो इसको आप इस रूप में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये बच गया क्या, लैम्डा 1 A2 A3 लैम्डा 2 B2 B3 और लैम्डा 3 C2 C3। ऐसे आप दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी रो या कोई कॉलम के एलिमेंट ऐसे हैं, किसी दो का सम है वो, तो आप लिख सकते हैं इसको कैसे, दो डिटर्मिनेंट के सम में उनको दो डिटर्मिनेंट के सम में आप उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और दूसरे में लैम्डा 1 A2 A3 लैम्डा 2 B2 B3 लैम्डा 3 C2। क्लियर है, हो गया क्लियर। एक प्रॉपर्टी आपकी डिटर्मिनेंट की ये है। अब आप इसको चाहो तो एक्सपेंशन करके देख लेना, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आपकी ये थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। देखिए
किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को, ठीक है, किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आर आई मे बी रिटन एज आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स R2। R1 को मैं, रो नंबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, रो नंबर 1 के एलिमेंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो नंबर 2, या नेगेटिव है तो माइनस हो सकता है, R i माइनस, या R1 चलो लिख दो, R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस लैम्डा R2, या ये नेगेटिव भी हो सकता है R1 माइनस लैम्डा R2। तो मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू रहती है। जैसे मैं कहूँ कहीं लिखूँ 4 1 2 2 1 3 2 5 6 फॉर एग्जाम्पल लिखूँ, ठीक है। मैं R1 के एलिमेंट किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, R1 प्लस 2R2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका R1 मतलब 4 प्लस 2R2, 2 इंटू 2, ये पहला एलिमेंट इसका, R1 1 प्लस 2 इंटू 1, और ये 2 प्लस 2 इंटू 3, बाकी आप सब वही रहेगा 2 2 1 5 3 और 6, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको जरा मैं खोल दूं, ये आएगा कितना, इसको आप देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट, 1 5, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 3 6, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, रो नंबर 1 को ऐसा चेंज किया, R1 प्लस 2R2, दिस प्लस 2 इंटू दिस एलिमेंट, ऐसे हमने उसमें भी किया था, इसमें मैट्रिक्स में भी किया था आपने जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया थी, ऐसा हम करते थे वहाँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं टू के सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट के रूप में इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने अभी लिखा था 4 2 2 4 2 2 1 1 5 2 3 6 प्लस 4 2 2, ठीक है, पहले मैं लिखा 4 2 2 पहला वाला, ठीक है, 4 2 2, क्या लिख रहा हूँ 4 2 2 प्लस 1 1 5 प्लस 2 3 6 लिख दिया। अब ये होगा 4 2 2 4 2 2 2 1 5 2 1 5 और 6 3 6, ऐसा तो था इससे पहले, इस जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा था इससे पहले वाली, मतलब ये पहली रो के एलिमेंट दो के समान, दो एलिमेंट के समान, तो अलग अलग लिख दीजिए, 4 2 2 एक में आ जाएगा, 1 1 5 एक में आ जाएगा, 2 3 6 इसी में आएगा, और दूसरे में ये और ये, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 2 2 1 1 5 2 3 6 प्लस कितना हो गए, यहां से मैं क्या ले लूं कॉमन, 2 कॉमन ले लेता हूं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, यहां लिखता हूं, देखिए इसको और क्लियर होगा आपको, इसके बाद यहां लिख देता हूं, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 4 2 2 1 1 5 1 1 5 2 3 और 6 प्लस यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया तो कितना हो गया यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 2 1 3 पहले से था, और 2 5 और 6। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट,
आप बोलेंगे 0 होगी, क्यों होगी 0? 2 1 3 2 1 3, पहले रो और दूसरे रो के एलिमेंट सेम है, तो ये तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। तो क्या है आपके पास 4 2 2 1 1 5 2 3 और 6। अरे कौन सी है? ये वाली रहेगी ये, ठीक है। 4 1 2 2 1 3 2 5। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा चेंज करने पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता, और इसका बहुत अधिक यूज करेंगे हम आगे। आप कॉलम नंबर पे भी बना सकते हैं। C1 में भी रिटर्न एज C1 प्लस 3C2, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान करना पड़ेगा, कभी कभी हम दो बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं, पर उस समय ऐसा आपको ध्यान रखना है कि समय जब C1 में मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं उस समय दूसरे को जब करूंगा C2 और C3 में चेंज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर C2 में भी लिखना है C2 प्लस C3 फॉर एग्जाम्पल। पर जब मैं एक साथ लगा रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि C2 इक्वल टू C2 प्लस C1, क्योंकि C1 जो है अंडर प्रोसेस है, वो गलत हो जाएगा। इस बात को नोट करिए आप। मैंने क्या किया, दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाए। C1 में भी रिटर्न है C1 प्लस 3C2, ठीक। और यहाँ पर क्या मैंने C2 में भी रिटर्न है C2 प्लस C3, ये तो ठीक है। पर यदि मैं लिख रहा हूँ C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 3C2, C1 में चेंज कर रहा हूँ, रो नंबर कॉलम नंबर 1 में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि C2 में भी रिटर्न है C1 प्लस C3 या C2 में भी रिटर्न है C2 प्लस C3, समझ रहे? मतलब C1 में भी रिटर्न है C1 प्लस 3C2, आप कॉलम नंबर 1 में चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और आप C2 को लिख रहे हैं C2 में भी रिटर्न है C2 प्लस C1, मतलब यहाँ आपने C1 भी जोड़ दिया जबकि C1 में चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे आप उस समय पर। हाँ, यहाँ पर C2 में ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि C2 में यहाँ कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे थे, केवल C1 में कर रहे थे, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। परंतु यहाँ जब आप C2 में लगा रहे हैं या C3 में लगा रहे हैं तो वहाँ C1 वहाँ कहीं उसमें C1 को साथ में नहीं लेंगे आप, क्योंकि C1 ऑलरेडी अंडर प्रोसेस चल रहा है। एक उसमें अगले उसमें कर सकते हैं आप आगे। जब आपने प्रोसेस कर दिया, वैल्यू निकाल ली डिटरमिनेंट की, कॉलम को चेंज करके, तो अगले में अगला ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसा लगा सकते हैं। तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी ये प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। तो इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। इन प्रॉपर्टीज की मदद जब आगे हम करेंगे तो साथ साथ आपको रिवाइज भी होता रहेगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम चेंजेस करेंगे, जब हम एक्सपेंशन करेंगे और प्रॉपर्टीज वहां यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि आसानी से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, और मैक्सिमम 0 ला सके। यदि किसी रो या कॉलम में सब 0 आ गया तो ऑलरेडी 0 हो गया डिटरमिनेंट, तब आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज 0। 2 0 हो गई तो कैलकुलेशन में आसान हो गया, 1 0 बनाया तो कैलकुलेशन पहले से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जीरोज लाने की, ये सब प्रॉपर्टी उसी लिए, ठीक है। अब आपने देखा कि कोई 2 रोज इक्वल हैं या कोई 2 कॉलम्स इक्वल हैं, 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल हैं, कोई 2 रो इक्वल हैं या कोई 2 कॉलम इक्वल है, तो डायरेक्ट 0 करना है, एक्सपेंशन करने की तब जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी आगे लिख देंगे आप कि सिंस द 2 रोज द एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज आर सेम, या सिंस द एलिमेंट ऑफ 2 कॉलम आर द सेम, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज हमें आगे बहुत मदद करने वाली हैं, तो ये प्रॉपर्टीज एक बार बुक में भी देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन भी करा देता हूं आज के लिए। देखिए, मैं 4.2 एक्सरसाइज जो है जो स्टैंड एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए क्या है, आप देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 4.2 है ना बेस्ट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। देखिए ये आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी
जेड प्लस सी। ये आपको ये लिख रहा है कि बिना प्रसरण और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके इनके एक से बिना प्रसरण किए हुए और सारणिकों को गुणधर्म का प्रयोग करके 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। आपको लाना दिस इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है आपको इसको प्रसरण मतलब एक्सपेंशन नहीं करना है। प्रसरण समझ गए? एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसका विस्तार नहीं करेंगे। मतलब x इंटू इसको छोड़ देंगे, प्लस सॉरी माइनस ए, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, डिटरमिनेंट प्लस x इंटू, ऐसा करके नहीं करेंगे। जो अभी हमने एक्सपेंशन पढ़ा, एक्सपेंशन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंशन का तरीका पढ़ा था ना हमने, वो कह रहे हैं वो नहीं यूज करेंगे आप, उस मेथड को नहीं करेंगे। आप केवल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करके आप प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू 0 है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। देखिए मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए सम ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। देखिए ये कॉलम नंबर 3 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट के सम है, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि एलिमेंट ऐसे हैं तो आप उस डिटरमिनेंट को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे? ये तो ये एक्स वाई जेड ए बी सी तो लिख दिया। अब पहले वाले एक्स वाई जेड प्लस, अब फिर लिखिए इसको एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ये तो मैंने पहले लिख दिए एक्स वाई जेड इसमें, तो ए बी सी यहाँ छूट गया, तो ए बी सी। एक प्रॉपर्टी है ऐसी, एक प्रॉपर्टी हमने ऐसी पढ़ी कि किसी रो के एलिमेंट दो का सम है तो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग अलग उसको तोड़ सकते हैं। एक बार में एक्स वाई जेड लिख दीजिए जैसे यहाँ पर मैंने किया, और दूसरे बार में जिसको जो सम है उसको लिख दीजिए। ठीक है अंडरस्टैंड? प्रॉपर्टी यूज हो गई ना। एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, विस्तार नहीं किया मैंने उसका, मैंने केवल प्रॉपर्टी यूज की है। अब इसमें भी प्रॉपर्टी यूज करिए। देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, इस डिटरमिनेंट के कोई दो कॉलम समान हैं, कॉलम नंबर C1 और कॉलम नंबर C2 के एलिमेंट सेम हैं, तो डायरेक्टली यू मे राइट द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। प्रॉपर्टी लिख देंगे सिंस द टू कॉलम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट हैव द सेम वैल्यूज। दो कॉलम्स, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ द टू कॉलम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट आर सेम, सो द वैल्यू 0। एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप लीजिए। प्लस इसमें देखिए ए बी सी, यहां पर भी क्या है, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर सेम, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, और आप कह सकते हैं कि इन दिस डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ द elements of column number 2 and column number 3 are same, so the value of this determinant is 0। इस डिटरमिनेंट के कॉलम नंबर 2 के और कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट सेम हैं, रिपीटिशन है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो 0 क्या होगी? 0 होगी। तो आपने एक्सपेंशन नहीं किया, केवल मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है और आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल गई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारे पास है 4.2 के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई एक बार उनको रिपीटिशन करिए विद एग्जाम्पल। आपका बुक में विद एग्जाम्पल है, आप समझिए, वहां से आपको और आसानी होगी। एक बार मैंने आपको बता दिया है, फिर एक बार प्रॉपर्टीज पढ़िए, और आगे जब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। ओके, थैंक यू, बाय।